दोस्तों, पॉलिटी के इस क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए पॉलिटी के प्रश्नों को जानते हैं विस्तार से। सॉल्यूशन। एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता की बात हो रही है। उसके पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है और महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। तो अगर इसके अनुच्छेद की हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 165 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप इसमें ध्यान रख सकते हैं कि अनुच्छेद 165 के अंतर्गत किसकी नियुक्ति की जाती है, तो महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। ठीक, ये हुई पहली पॉइंट। अगर बात करें ये किसके द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, तो ध्यान रखिएगा कि राज्यपाल के द्वारा। किनके द्वारा, तो राज्यपाल के द्वारा। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछ लिया जाता है और इसी में इस तरह से भी आप लिख सकते हैं कि जो महाधिवक्ता होते हैं यानी कि एडवोकेट जनरल की जो बात हो रही है, ये राज्य का किसका, तो राज्य का क्या होता है, सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछ लिया जाता है कि राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो ध्यान रखिएगा महाधिवक्ता। लेकिन यही रहता कि केंद्र का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तब क्या हो जाता, महान्यायवादी, जो कि कई बार आपको बता चुके हैं। वहीं बात करें तो इसमें आपको ध्यान रखिएगा कि जो ये महाधिवक्ता होता है, महाधिवक्ता की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये अनुच्छेद 177, कौन सा अनुच्छेद, 177 के तहत जो क्या करता है, विशेषाधिकार से संबंधित। किससे संबंधित, तो विशेषाधिकार से संबंधित क्या करता है, प्रावधानों की बात करता है। तो ये अनुच्छेद भी आप साथ ही साथ ध्यान रख लेंगे और जो भी लिखा जा रहा है, बताया जा रहा है, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आज के दूसरे प्रश्न पे बढ़ जाते हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष का कर दिया गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि मात्र एक बार। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। जब क्या हुआ था कि 5 वर्ष के स्थान पर क्या कर दिया गया था, 6 वर्ष कर दिया गया था। ठीक, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसमें आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं कि कौन सा संविधान संशोधन, तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ था, लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष से बढ़ाकर क्या कर दिया गया था, 6 वर्ष कर दिया गया था। 6 वर्ष कर दिया गया था और एक ही बार ऐसा हुआ है। फिर इसको 5 वर्ष कब कर दिया गया पुनः, तो पुनः ध्यान रखिएगा कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा क्या कर दिया गया था, इसको लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल है वो पुनः घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। 5 वर्ष कर दिया गया था। तो दोनों संशोधन आपको क्या करना है, ध्यान में रख लेना है कि कब किया गया और कब फिर से 5 वर्ष कर दिया गया। वहीं आपको पता होना चाहिए, एक पॉइंट पूछ लिया जाता है कि
मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात हो रही है, तो ध्यान रखिएगा। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति क्या होते हैं? सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। ये कई सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो बिहार शिक्षक भर्ती में भी आपको प्रश्न मिल सकते हैं। चलिए आज के तीसरे नंबर प्रश्न पे चर्चा करते हैं। सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? बात आ गई है सरकारिया आयोग का, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये केंद्र राज्य संबंध पर, ठीक, किसके लिए? तो केंद्र राज्य संबंध पर, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। वहीं अगर आप बात करें तो ध्यान रख सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 में, जब पॉलिटी पढ़िएगा तो अनुच्छेद से दूरी नहीं हो सकती है, आपको हर हाल में अनुच्छेद दिखता ही रहेगा। अनुच्छेद 262 में नदी जल विवाद, कौन सा विवाद? तो नदी जल विवाद पर प्राधिकरण गठन करने के लिए अधिकार किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है। तो ये पॉइंट भी एक इसमें ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। वहीं बात करें केंद्र और राज्य संबंध की जब बात आई थी, तो ध्यान रखिएगा कि केंद्र राज्य संबंध के अध्ययन के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था, ये पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा पुंछी आयोग क्या किया गया था? गठित किया गया था। तो कौन किसके लिए गठित किया गया था, सब आपको पता होना चाहिए। और ये गठित कब हुआ था? तो 2007 में, ठीक। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे की बात कर ले। हाँ, यहाँ पर ऑप्शन सी क्या है? राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद। तो इसके जो बाबरी मस्जिद ढांचा था उसको क्षतिग्रस्त होने पर जांच पर कौन सा आयोग का गठन किया गया था? तो आप यहाँ पर ही लिख लीजिए उस गठन का नाम। तो ध्यान रखिएगा लिब्राहम, कौन सा? तो लिब्राहम आयोग का गठन किया गया था, ठीक। तो हो सके ये तीनों में से ही किसी का पूछ लिया जाए, तो आपको सारे का पता होना चाहिए। अगले प्रश्न पे आ गए हैं। वित्त आयोग की संस्तुतियां, यानी कि पूरा सेंटेंस हमें इसके साथ ही साथ ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती हैं? नहीं। ऑप्शन बी है राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती है। पूरा एग्जैक्ट हमें खोजना है, उचित इसका आंसर। अगर बात करें तो पारंपरिक रूप से सामान्यतः स्वीकृत हो जाती है? नहीं। तो सरकार द्वारा सुविधानुसार स्वीकृत या फिर अस्वीकृत कर दी जाती है। तो ये हुआ इससे संबंधित उचित जवाब, ठीक, कि क्या होती है? सरकार द्वारा सुविधानुसार स्वीकृत या फिर अस्वीकृत कर दी जाती है। वहीं अगर बात करें कि पूछ लिया जाता है कि वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत, अभी ही हम बोले अनुच्छेद से दूरी पॉलिटी में नहीं रह पाइएगा, तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 280, और काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है। वहीं बात करें कि वित्त आयोग का जो गठन होता है, वित्त आयोग का जो गठन होता है कितने वर्ष पे होते रहता है? तो प्रति 5 वर्ष पर होते रहता है। और ये गठन करते कौन है? तो ये गठन करते हैं राष्ट्रपति। तो एक एक बिंदु आपको पता होना चाहिए,
ठीक है। और वित्त आयोग की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा कि जो ये वित्त आयोग है ये केंद्र और क्या करता है, केंद्र और राज्यों के बीच, इस तरह से लिख लीजिएगा कि केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे के संबंध में क्या करता है, प्रतिवेदन देता है। तो आपसे इसका कार्य भी पूछ लिया जा सकता है, या फिर दे देगा, पूछेगा कि क्या कहता है किसका कार्य है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रतिवेदन देता है। ठीक, चलिए आगे की प्रश्न पे चलते हैं, जो कि होगा कैमा नंबर प्रश्न, 5वां नंबर प्रश्न। जो भी बिहार शिक्षक भर्ती वाले हैं वो तो इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें। मंत्री परिषद से त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्याग पत्र संबोधित करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वो अपना त्याग पत्र जो है राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं, तो राष्ट्रपति हो जाएंगे इसका राइट आंसर। ठीक, वहीं अगर बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि मंत्री राष्ट्रपति के नाम से संघ के मंत्रियों के रूप में क्या करते हैं, मंत्रियों के रूप में कार्य करते हैं। ठीक, ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा। वहीं अगर बात करें तो मंत्रिमंडल को इस तरह से लिख सकते हैं कि एक मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव, कौन सा प्रस्ताव, तो अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर क्या होता है, संपूर्ण मंत्रिमंडल को क्या करता है, त्यागपत्र देना पड़ता है। तो ये बात भी लिख लेना है, त्यागपत्र क्या होगा, देना पड़ेगा। ठीक, वही बात करें कि आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि क्या हो, इस तरह से लिख सकते हैं क्या कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री यानी पीएम लिख देते हैं कि पीएम के सिफारिश पर ही क्या करते हैं, मंत्री को पद की शपथ दिलाते हैं। तो हो सके आपसे क्या प्रश्न पूछ लिया जाए यही सब पॉइंट में, तो आपको एक एक बिंदु पहले क्लियर होना चाहिए। चलिए 6 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया। ठीक, तो जब भी बात आती है एक संघीय ढांचे के रूप में तो ध्यान रखिएगा ये 1935 के अधिनियम के तहत हुआ था। ठीक, वहीं जब संघ की चर्चा आई है तो देखिए फिर से अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 1 में क्या वर्णन है कि भारत को क्या कहा गया है, राज्यों का संघ कहा गया है, राज्यों का संघ कहा गया है। और कई सारे एग्जामों में ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट तो रहेगा ही। वहीं बात करें कि भारतीय संविधान की जो सामान्य विशेषता की अगर हम बात करें, सामान्य विशेषता की अगर हम बात करें तो ये क्या है, संघात्मक ढांचा है, ये बात पता ही होगी। ठीक, वहीं बात करें कि संघात्मक ढांचा में की अगर बात करें तो ये किस अनुसूची में आपको दिखेगा, तो ये 7वीं अनुसूची में। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, चूंकि 7वीं अनुसूची में ही क्या है, शक्तियों का बंटवारा है, शक्तियों का क्या है, बंटवारा है, जो संघात्मक ढांचा को ही क्या करता है,
दर्शाता है। ठीक, तो ये बात आप उसी तरह से कुछ स्टेटमेंट यानी कि कथन पूछ लिए जाते हैं, जैसे एक सेंटेंस के रूप में ध्यान रख सकते हैं। पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक, क्या पूछ लिया जाता है कि अर्धसंघात्मक किसने कहा है। तब ध्यान रखिएगा कि ये किसने कहा है, तो केसी व्हीलर ने। किसने, तो केसी व्हीलर ने। और कथन वाले प्रश्न काफी पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान रख सकते हैं इससे संबंधित में। आगे की ओर बढ़ जाते हैं 7वां नंबर प्रश्न पे। लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है। तो ये बात तो है कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। और अगर इसके भंग करने की बात आई है तो ध्यान रखिएगा ये क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति कर सकता है। किसके, तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। ये बात हो गई। वहीं कार्यकाल लोकसभा की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 5 वर्ष। एक बार 5 से 6 कर दिया गया था, जो अभी हम लोग जाने ही थे पहले प्रश्नों में। उसी तरह चूंकि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति की अगर हम बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर भंग कर देते हैं, तो राष्ट्रपति जो कि बहुमत प्राप्त प्रधानमंत्री की सिफारिश मानने के लिए क्या है, बाध्य है। ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है। वहीं अगर बात करें कि राष्ट्रपति जो है अल्पमत, ये बहुमत प्राप्त पीएम के लिए सिफारिश मानने के लिए वो बाध्य है। लेकिन अगर यही बात रहे कि राष्ट्रपति अल्पमत यानी कि कम मत, अल्पमत प्रधानमंत्री की संस्तुति को मानने के लिए क्या बाध्य हैं, तो नहीं, संस्तुति को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो देखिए एक ही अर्थ से कितना अनर्थ हो सकता है। तो पहले प्रश्न भी देख लेना है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। चलिए आगे की चर्चा कर लेते हैं। और आगे जाने से पहले ये आपको चैनल से संबंधित जानकारी दी गई है, तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट जाके चेक कर लीजिएगा। और जो भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं उनके लिए जीके जीएस का स्पेशल सारे क्लासेस कराई जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप सॉल्यूशन बाय पीजे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर अभी के अभी कर दिया करें। और हाँ, एक कमेंट तो ज़रूर ही किया करें कि कैसा आपको क्लास लगता है, या फिर इस सेशन से संबंधित आपका कोई सुझाव हो तो वो आप दे सकते हैं। तो चलिए आगे के पॉलिटी के प्रश्न को देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है। और एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है और एक एक डिस्कशन महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 350 का ए। ठीक है, जिसमें मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है। यही बात करें कि भारतीय संविधान का भाग की अगर हम बात कर ले, भारतीय संविधान का भाग की अगर बात करें तो इस यहाँ से लेकर भाग अनुच्छेद की अगर बात करें तो 343 से लेकर 351 क्या है, भाषा से ही संबंध है। किससे संबंध है, तो भाषा से संबंध है। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये भाग भी ध्यान रख लेना है और ये अनुच्छेद भी ध्यान रख लेना है। वहीं अगर बात करें अनुच्छेद की जब बात आई है तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 343 का वन में क्या है पूछ लिया जाता है, तो राजभाषा। ध्यान रखना है राजभाषा, ना कि राष्ट्रभाषा। तो राजभाषा क्या है, हिंदी का उल्लेख है।
तो ये प्रश्न भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। उसी तरह से अगर हम बात करें कि क्या कहता है अनुच्छेद 351 पूछ ले तो जो इम्पोर्टेंट बनेगा वो ही बता रहे हैं। तो ये जो है हिंदी भाषा के विकास से संबंधित है। किससे संबंधित है? हिंदी भाषा के विकास से संबंधित है। और बाकी आप 350 का ये जाने ही कि किससे संबंधित हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। और अनुच्छेद तो आपको हर प्रश्न में ही मिलेगा। देखिए फिर से आ गया। क्या है? प्रश्न थोड़ा लंबा चौड़ा है पर देखिए इसका आंसर आसान रहेगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्री परिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार क्या करेंगे? राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। ये किस अनुच्छेद के तहत होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ये होता है अनुच्छेद 74 के वन के तहत। ठीक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और अभी हम लोग जाने ही थे कि उनके सिफारिश पे, तो ये सब बातें हम कर चुके हैं। वहीं आप और क्या ध्यान रख सकते हैं? ध्यान रख सकते हैं एक अनुच्छेद 75 का बन करके लिख दीजिएगा कि इसके अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है, नियुक्ति की बात करें तो कौन करेंगे? तो राष्ट्रपति करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है। वहीं अगर राष्ट्रपति की बात आई है तो अनुच्छेद एक और इम्पोर्टेंट बन जाता है 123। क्यों इम्पोर्टेंट बनता है? क्योंकि इसके तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की क्या है? शक्ति प्रदान की गई है। और ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, तो बिहार शिक्षक भर्ती वाले तैयार रहेंगे। प्रदान की गई है। ठीक, चलिए आगे की प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? तो ये जो है किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? शोषण के विरुद्ध। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका राइट आंसर। वहीं आपको पता होना चाहिए कि क्या पता होना चाहिए, लिख लीजिएगा इस तरह से कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत लिखिए। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत ही क्या है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को क्या करना है? जोखिम वाला काम पर नहीं लगाया जा सकता, जो कि ये ऑलरेडी सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ था। ठीक, वही बात करें पूछ लेगा तो कि चूंकि मौलिक अधिकार की बात आ गई है तो ध्यान रखिएगा कि मौलिक अधिकार जो है भाग 3 के अंतर्गत हो जाता है। कौन सा? तो भाग 3 के अंतर्गत हो जाता है। और अनुच्छेद क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 12 से 35 हो जाएगा। ये सब तो आपको हम कई बार बता भी चुके हैं, लिखा भी चुके हैं। तो ठीक है। और ये मौलिक अधिकार क्या है? शोषण के विरुद्ध है। और वही बात करें कि वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। कितने? तो 6 मौलिक अधिकार। आपको जो एक ये पॉइंट बताया जाता है एक प्रश्न से संबंधित, उसको आप बिल्कुल भी मिस ना किया करें, लिख लिया कीजिए। वही आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण बनने वाला है। 11 नंबर की बात कर लें
लोकतांत्रिक पूंजीवाद यानी कि डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म पर सर विश्वेश्वरैया योजना से प्रभावित रहा है। यह किस देश से प्रभावित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ये अमेरिका देश से प्रभावित है। किस देश से? तो अमेरिका देश से। वहीं अगर बात आई है सर विश्वेश्वरैया योजना की, तो ध्यान रखिएगा कि 1934 में। कब? तो 1934 में औद्योगिकरण पर क्या किया गया था? बल तथा राष्ट्रीय आय को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया था। राष्ट्रीय आय को 2 गुना करने का क्या रखा गया था? लक्ष्य रखा गया था। ये ऐसा प्रश्न है ना कि आपको इकोनॉमी और पॉलिटी मिला के इम्पोर्टेंट बनेगा ही बनेगा। ठीक है, चूँकि ये भारतीय नियोजन की बात है तो भारतीय नियोजन से पूछ लिया जाता है कि भारतीय नियोजन की पहली रूपरेखा किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो सर विश्वेश्वरैया के द्वारा क्या किया गया था? प्रस्तुत किया गया था। तो ये इसमें आप जरूर लिख लीजिएगा। इनका एक सर विश्वेश्वरैया का पुस्तक है जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्या पुस्तक का नाम है? तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ठीक है, तो ये बात आप इसमें ध्यान रख लीजिएगा। चलिए 12 नंबर पे चर्चा कर लेते हैं। क्या है 12 नंबर प्रश्न? संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किसके द्वारा शामिल किया गया है? फेवरेट प्रश्नों में से एक पॉलिटी का। तो ध्यान रखिएगा ये कौन सा हो जाएगा? 42वां संशोधन अधिनियम द्वारा, जो कि 1976 के द्वारा जोड़ा गया। ये तो हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। वहीं बात करें तो इसके अंतर्गत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य को, कितने? तो 10 मौलिक कर्तव्य को अनुच्छेद 51 का और क्या कहता है? भाग 4 का क के तहत 4 का क के अंतर्गत क्या किया गया है? जोड़ा गया है। तो इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। वहीं बात करें वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या की बात है, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या आपसे पूछ ले तो तब क्या हो जाएगा? 11। तो ये भी ध्यान रखना है, चूँकि जो ये 11वां मौलिक कर्तव्य है इसको कब जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया। और ये प्रश्न भी आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो एक एक बिंदु आपको कवर अप कर दिया जाता है। वहीं मौलिक कर्तव्य लिया कहाँ से गया है? तो ये रूस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया। और मौलिक कर्तव्य जो है ये भी पूछ लेता है, आया ही है बात तो, कि मौलिक कर्तव्य जो है किसके समिति के रिपोर्ट पर जोड़ा गया संविधान में? तो स्वर्ण सिंह समिति रिपोर्ट पर, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर या फिर रिपोर्ट पर जोड़ा गया है। ठीक, तो एक एक बिंदु समझिए, एक प्रश्न का आपके लिए पोस्टमार्टम कर दिया जाता है। आइए 13 नंबर प्रश्न पे। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? आपसे कम से कम पूछा गया है, तो कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए। ठीक, और अविश्वास प्रस्ताव जो है
अविश्वास प्रस्ताव की अगर बात आई है तो सदन में जाहिर सी बात है कि किसके द्वारा लाया जाता है, तो विपक्षी दल के किसी सदस्य द्वारा रखा जाता है, किसी सदस्य द्वारा क्या किया जाता है, रखा जाता है। तो ये बात भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। और ये 50 सदस्यों का होना तो आवश्यक है ही, तथा अगर प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के बाद प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के कितने दिन के अंदर, तो 10 दिन के अंदर, ये बात भी ध्यान रख लीजिएगा कि 10 दिन के अंदर इस पर क्या है, चर्चा होना भी आवश्यक है, चर्चा होना भी आवश्यक है। अगर स्पीकर अनुमति देगा तो, ये भी ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कि यदि स्पीकर अनुमति दे तो 10 दिन के अंदर ही चर्चा हो जाना चाहिए, ठीक है। आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है अविश्वास प्रस्ताव में कि सबसे अधिक बार अविश्वास प्रस्ताव किनके विरुद्ध लाया गया है, तो ध्यान रखिएगा इंदिरा गांधी जी के विरुद्ध, इंदिरा गांधी के विरुद्ध लाया गया है। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए आगे के प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न होने वाला है पॉलिटी का। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए कौन सा अर्हता अनिवार्य नहीं है, पूछा जा रहा है। ये ध्यान जरूर दीजिएगा, जब भी नहीं रहे तो प्रश्न थोड़ा ज़्यादा फोकस करके पढ़ा करें। ऑप्शन ए है भारत का नागरिक होना, ठीक, तो हमसे तो नहीं पूछा गया है, ठीक। वही बात करें तो ये तो अनिवार्यता है। आयु जो है कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये बात नहीं है कि कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। आगे भी देख लेते हैं। एक या अधिक उच्च न्यायालयों में से कम 10 वर्ष तक एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर चुका हो, ये बात बिल्कुल सही है, होना चाहिए। वहीं एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए, तो ये भी सही है। तो जो इसका नहीं होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। वहीं बात करें कि अनुच्छेद 124 से लेकर 147 के बीच क्या है, अनुच्छेद से आपका छुटकारा होने वाला नहीं है। तो इसमें भारत के क्या है, सर्वोच्च न्यायालय संबंधित प्रावधान है, ठीक। ये बात हो गई। वही बात करें अगर उच्च न्यायालय की, तो उच्च न्यायालय की बात करें तो तब क्या हो जाएगा इसका प्रावधान, अनुच्छेद 214 से 232 के बीच, ठीक। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और बाकी क्या क्या, चूँकि इसकी जो दिया है कि कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, तो न्यूनतम आयु जो है निर्धारित नहीं है, इसीलिए क्या है, ये सेंटेंस गलत दिया हुआ था, ठीक है, निर्धारित नहीं है। आगे की चर्चा कर लेते हैं 15 नंबर प्रश्न पर। विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा कौन था? देखिए ये आपके हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों के हिसाब से महत्वपूर्ण, चूँकि विधि संहिता बनाया था यानी कि कानून से संबंधित प्रश्न हो गया, इसीलिए इसको इसमें ऐड कर दिया गया। तो वो ध्यान रखिएगा, विश्व की बात है तो ये था राजा हम्मुराबी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चूँकि ये जो हम्मुराबी था ये बेबीलोन का शासक था। कहाँ का? तो बेबीलोन का शासक,
ठीक, शासक था। तो ये ध्यान रख सकते हैं। वहीं बात करें कि हम्बू राबी संहिता की जो बात आई है, विधि संहिता की, तो इसमें क्या है, जैसे को तैसा दंड का प्रावधान था। दंड का प्रावधान था। हम लोग कहते हैं ना, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, लेकिन इसकी संहिता में यही था कि जैसे को तैसा का प्रावधान ही था दंड का। ठीक है। वहीं अगर आपसे पूछ ले, ये तो विश्व की बात हो गई, अगर पूछ ले कि भारत का प्रथम विधि वेता कौन है, विधि वेता, तब कौन हो जाएगा, तब नाम ध्यान रख लेना है, मनु। कौन, तो मनु। ठीक। और मनु जो है ये क्या, शुंग वंश के शासक, शुंग वंश के शासक कौन, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग के क्या थे, दरबार में रहते थे, शुंग के दरबार में रहते थे। तो ये बात भी ध्यान रख लेना है। ठीक है। वहीं अगर आपसे प्रश्न लास्टली एक और ये पूछ लिया जाए कि हिंदू की प्रथम विधि या फिर विधान भी लिख सकते हैं कि विधि विधान की पुस्तक कौन सी है, ध्यान रखिएगा, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो वो कौन हो जाएगा, मनुस्मृति। ठीक। तो इस तरह से आपसे हर प्रश्न को ध्यान देते हुए चलना है। चलिए आगे की प्रश्न पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे थे। तो ये कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, चूंकि ये 2 बार बने रहे थे और भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। ठीक है। वहीं बात करें भारत के पहले उपराष्ट्रपति की, भारत के पहले उपराष्ट्रपति, तो वो कौन हो जाएंगे, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी। ये ध्यान भी रखिएगा। और ये भी लगातार 2 कार्यकाल के दौरान उपराष्ट्रपति रहे थे, 2 कार्यकाल के दौरान उपराष्ट्रपति रहे थे। तो राष्ट्रपति कौन रहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार लगातार की बात आई थी, तो यहाँ पर प्रश्न, और अगर उपराष्ट्रपति पूछेगा तो डॉक्टर एस राज। और ये ऐसे राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राधा कृष्णन की जब बात आएगी तो इनसे आप ये ध्यान रख सकते हैं कि यह भारत के ऐसे प्रथम उपराष्ट्रपति थे, प्रथम उपराष्ट्रपति थे जो क्या है, राष्ट्रपति पद भी आसीन हुए थे। ठीक। तो ये भी आपसे प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है। चलिए, और 5 सितंबर को जो टीचर्स डे मनाया जाता है, 5 सितंबर को ये शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है, वो इनके जन्म दिवस पर ही मनाया जाता है। किनके जन्म दिवस पर, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर। ठीक। चलिए आगे की प्रश्न को देख लेते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो ये कौन सा आ जाएगा, कुछ खेल पूछ लिया जाता है किसी किसी देश का, तो ध्यान रखिएगा बेसबॉल हो जाएगा। क्योंकि जो बेसबॉल की अगर बात आई है तो ध्यान रखिएगा कि बेसबॉल जो है 1846 में सबसे पहले कहाँ खेला गया था, तो इंग्लैंड में खेला गया था, इंग्लैंड में खेला गया था। ठीक। वही बात हो गई। बास्केटबॉल से आप ध्यान रख सकते हैं फिलहाल के लिए कि ये कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, बास्केटबॉल, तो राजस्थान का, कहाँ का, राजस्थान का ये राजकीय खेल है। ठीक।
तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए, इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, 18 नंबर प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं। और एक बार फिर से आपको ये चैनल से संबंधित जानकारी लगा दी गई है, तो आप लोग ज़रूर चेक कर लीजिएगा। एटलीस्ट प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर देखिएगा, जो कि आपको बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड कराए जा रहे हैं। तो जो भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं, सॉल्यूशन बाय पीजीएस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और एक कमेंट ज़रूर करें, आपसे कमेंट की आशा रहती है। ठीक है, बाकी आप खुद देखो कि एक क्वेश्चन से आपको कितनी सारी डिटेल्स दी जाती हैं, और इसी तरह का आपको रेगुलर सेशन मिलता ही रहेगा। चाहे आप किसी भी प्रतियोगी तैयारी करते हैं, आपकी जीके जीएस में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ही रहेगा। तो आप लोग अपना एक बार भरोसा करके देखें, बाकी आपको पढ़ाई में कोई भी दिक्कत नहीं होगी कंटेंट में। तो ये सब आपका सपोर्ट चाहिए। बाकी चलिए 18 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 338। आज देखिए शुरू से लेकर अंत तक कितने सारे अनुच्छेद आप जो महत्वपूर्ण वाले हैं पढ़ चुके। ठीक, तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा। ये अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित हो गया। अगर रहे अनुसूचित जनजाति आयोग, तब ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 338 का ए में वर्णन है। ठीक, तो ये भी ध्यान रखिएगा। वहीं अनुच्छेद 338 का बी में क्या वर्णन है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रावधान है। तो आपको मिलान के रूप में दिया जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या पूछ रहा है। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन है वो कब किया गया था? तो 1993 में किया गया था। ये भी पूछ लिया जाता है। आगे की प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं। भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से भी आज हम लोग बहुत कुछ जान चुके हैं। क्योंकि आकस्मिकता निधि जो है, पैसा निकालने के लिए इससे संसद से इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये प्रश्न में बस इतना ही ध्यान रख लीजिए। और अनुच्छेद 267 से संबंधित हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न को देख लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्य विधि भारत की देन है? तो ये जो देन है शून्यकाल। कौन सा? तो शून्यकाल। चूंकि भारतीय संसदीय प्रणाली में 1962 से क्या हुआ है? प्रारंभ हुआ है। ठीक, और ये प्रश्न काल के बाद ही शून्यकाल कहलाता है। तो ये बात आप इसमें बस ध्यान रख लीजिएगा। जहाँ लगता है कि आपको कुछ डिटेल दे देना है, और हालांकि ये सब प्रश्न आपको कई बार हम खुद डिटेल करवा चुके हैं। आ जाइए आज के अंतिम प्रश्न पर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? तो ये किया गया है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी कि 3 प्रकार के न्याय। ठीक, ये बात आपको पता भी होगी। वही संविधान की कुंजी की बात करें तो संविधान की कुंजी माना जाता है किसको? प्रस्तावना को। हालांकि प्रस्तावना से हम लोग कई बार डिटेल में भी पढ़ चुके हैं। अब तक इसमें एक बार संशोधन हो चुका है, एक बार संशोधन भी हो चुका है। 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसमें समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और क्या कहता है, अखंडता को जोड़ा गया है। तो आज के लिए यहाँ पर एक प्रश्न आपके लिए रहेगा। आपको बताना है कि प्रस्तावना का जो विचार है भारत में कहाँ से लिया गया है।
कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आपको देना है। तो आज की वीडियो इतनी ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो सॉल्यूशन बाय पीजे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दिया करें। फिर मिलेंगे। थैंक यू।